हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल डिजिटल एनसीईआरटी। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री के 7 चैप्टर को, क्लास 6 के 7 चैप्टर। आज अब से पहले हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आगे हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। एनसीईआरटी धीरे धीरे हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फ़िलहाल हम इस हिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं, क्लास 6 की। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं हरियाणा से हूँ, इसलिए मेरे को हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बीच बीच में हरियाणवी निकल जाती है। उसके लिए मुझे माफ़ करना। कौन कौन आप में से हरियाणा से है? अगर आप भी हरियाणा से हैं वो मुझे कमेंट करके बताना, और माफ़ करना भाई जो हरियाणा से नहीं है, उनके लिए दिक्कत हो जाती होगी। आज हम करने वाले हैं राज्यों और राज्य से साम्राज्य के बारे में, राज्यों और साम्राज्यों के बारे में। जो छोटे छोटे राज्य थे उनसे मिलाकर एक साम्राज्य कैसे बना, उन साम्राज्यों के ऊपर किसका अधिकार था, कौन वहाँ के राजा थे। और ख़ासकर हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के दादाजी, इन सब के बारे में आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। राज्य से साम्राज्य। आगे देखिए, इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री। ये देखिए पीछे आपने ये स्टोरी रोशन के बारे में स्टोरी दी गई है। जन्मदिन पर रोशन के दादाजी कड़क नोट मिले। ये देखिए जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। दादाजी ने रोशन को जन्मदिन पर पैसे दिए। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा कर रखा था। उस एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना वह चाहती थी। रोशन कोई लड़की थी जिसका बर्थडे था। उसके दादाजी ने उसे पैसे दिए और वो उससे एक सीडी खरीदना चाहती थी, लेकिन पैसे हाथ में उसने वह छूकर महसूस करना चाहती थी, इसलिए उसने सीडी खरीदने के बारे में नहीं सोचा। तभी उसने पाया कि सभी नोटों के अंदर दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना है और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर के चित्र बने हुए हैं। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? जब रोशन ने पैसे देखे, उसमें दाहिनी तरफ महात्मा गांधी का चित्र था और दूसरी तरफ क्या थे? शेर के फोटो थे। तो उसने सोचा कि ये शेर क्यों बने हुए हैं पैसों के ऊपर। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अध्याय में। इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चों की तस्वीर के साथ लगाएं। ये बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी दी गई है। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों में देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। ये देखो शेरों वाला स्तंभ, ये है रुपयों में, और जो सिक्के होते हैं उनमें भी हमने देखा होगा। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया या फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इसमें हम अध्याय 6 में पढ़ा था। जो हमने अध्याय 6 में सारनाथ के स्तंभ के बारे में पढ़ा था, उसमें इसके बारे में बताया गया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। अशोक के निर्देश अनुसार इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या था, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्यों में साम्राज्य क्यों कहा गया है, राज्यों को साम्राज्य क्यों कहा गया है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उसके दादा यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। चाणक्य और कौटिल्य के नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। उसके अशोक के दादाजी का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य वंश की इसने स्थापना की थी 2300 साल पहले। और उसने चाणक्य या फिर कौटिल्य नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसकी सहायता से ही उसने इसकी स्थापना की थी। चाणक्य की एक पुस्तक थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। इसका चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। क्या थी? पाटलिपुत्र थी, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। राज्य की राजधानी क्या कौन सी थी? पाटलिपुत्र। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने वाला मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्तों में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहते थे। क्या बताया है? जो तक्षशिला था उनकी स्थिति बताई गई है। तक्षशिला कहाँ था? उत्तर पश्चिम से मध्य एशिया के बीच,
उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते के मध्य में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी और सरकारी अधिकारी शिल्पकार भी रहते थे। ये इनके बारे में बताया है। ये देखिए वंश के बारे में बताया है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे: चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंबिसार और उसका बेटा बिंदुसार का पुत्र अशोक। ये इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी के बारे में बताया गया है। साम्राज्य के बहुत बड़े किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका भी चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। जो साम्राज्य था उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा भी बोली जाती थी। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। उनके बारे में तो जो साम्राज्य में जो लोग रहते थे उनकी विविधता के बारे में बताया है। उनकी अलग लैंग्वेज थी, अलग उनका रहन सहन और सब कुछ उनका अलग अलग भिन्न भिन्न था। राज्य साम्राज्य से भिन्न किस प्रकार है, इस बारे में देखिए। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, जो राज्य होता है वह छोटा होता है और साम्राज्य बड़ा होता है। कई राज्यों को मिलाकर साम्राज्य बनता है। उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की भी जरूरत होती थी। राज्य में जो राजा होते थे उनकी जो वहाँ की प्रजा थी वो कम होती थी, इसलिए संसाधनों की भी ज़रूरत कम पड़ती थी। लेकिन जो साम्राज्य थे वहाँ की जो जनता थी, सेना थी, वो सब बहुत बड़ी थी, इसलिए उनको जो संसाधन होते थे उनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती थी। कपड़ा हो गया, उनके लिए खाना, भोजन, रहन सहन, इन सब संसाधनों की ज़रूरत ज़्यादा होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती थी। जो अब ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा होगी, फिर उनके लिए सेनाओं की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उनकी रक्षा के लिए। उन जो सेनाएं थी उनके रहन सहन के लिए, कपड़े के लिए और उनके रहन, कपड़े, खाने पीने के बंदोबस्त करने के लिए जो पैसे आएंगे वो किस तरह से लिए जाते थे, लोगों से कर इकट्ठा करके उनसे उनके कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की भी ज़रूरत होती थी। साम्राज्य का प्रशासन चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण रहता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसान और पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारी से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो इसने क्या बताया है कि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था और जो पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की, उसके इलाकों पर सम्राट का नियंत्रण था और वहाँ पर जो किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी जो भी लोग रहते थे उनसे जो कर इकट्ठा करते थे उनके लिए राजा ने अधिकारी नियुक्त किए गए थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी दे देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेहवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और राजा के जासूस जो थे वो उन अधिकारियों के क्रियाकलापों पर नजर रखते थे। राजा ने उन पहले कर इकट्ठा करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए थे उनके पीछे जासूस भी लगाए हुए थे कि वे अपना कार्य सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। सबसे ऊपर कौन था? वो सम्राट। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र और प्रांत भी थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमार जो सम्राट होते थे उनके जो बच्चे होते थे, मतलब बेटे, वो राजकुमार, उनको राज्यपाल का गवर्नर बनाकर वहाँ पर भेजा जाता था। जो जैसे तक्षशिला, उज्जैन, अलग अलग राजधानियाँ हो गई, उनके ऊपर राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगह पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इसके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। आने जाने के लिए क्या महत्वपूर्ण थी? नदी। इसलिए वे सबसे ज़्यादा उन्हीं के ऊपर नज़र रखते थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर या भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए मशहूर है। जो उन्हें वहाँ से रास्तों से जो भी भेंट मिलती थी उन्हीं को कर के रूप में स्वीकार कर लिया जाता था।
आगे देखिए, दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? वो सोने और कीमती पत्थरों के लिए। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में नियुक्त किए जाते थे। नजराने क्या होते हैं? एक तो होता है जो टैक्स यानी कर, टैक्स जो नियुक्त किया जाता था कि जो शिल्पकार होंगे, व्यापारी होंगे, उनको फसल का, किसानों को फसल का, व्यापारियों को अपने व्यापार में से जितना मुनाफा होगा उसका 1/4 हिस्सा उनको सम्राट को देना पड़ेगा। तो ये एक जगह से बंधा हुआ होता था, नियमित होता था। लेकिन जो नजराना होता है ना, वो उनको एक तरह से नियमित रूप से नहीं होता था, जो वो अपनी मर्जी से दे सकते थे या नहीं भी देना चाहते तो वो मना भी कर सकते थे हैं। और जो अपनी मर्जी से कोई भी वस्तु देना चाहते थे तो वो वस्तु दे देते थे, उसी को नजराना बोलता है, जो अपने हिसाब से वो लोग देते थे। अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दे। वे लोग जो जंगल में रहते थे वे स्वतंत्र थे एकदम से, और उनसे सिर्फ हाथी, लकड़ी, मधु और जो जंगलों में सामान मिलता है, शहद वगैरह, मोम वगैरह, वो ही उन्हें ला करके दे दिया जाता था। राजधानी में सम्राट, इसके बारे में देखिए, मैक्स्थनीज जो है चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूलस निकेटर का राजदूत था। मैक्स्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया गया है। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट ने जो कुछ भी वहाँ देखा था उसका एक अंश दिया गया है। ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, जो पाटलिपुत्र वो अभी आधुनिक समय में, अभी वर्तमान समय में पटना है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। जो 2 या 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशों से अलंकृत किया है। जो राजा का महल है वो भी काठ से बना हुआ है, उसके बाहर पत्थर की नक्काशी या फिर पत्थर की नक्काशों से उसे अलंकृत यानी सजाया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों से बने, चिड़ियों के जो घर होते हैं, घोंसले, उनसे घिरा हुआ है। राजा द्वारा, ये तो बच्चों के लिए एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चन है। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक अनोखा सम्राट क्यों हो उसके बारे में बताया है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। जो ब्राह्मी लिपि में जो हमारे जो लिपि हैं, देवनागरी लिपि या फिर कुछ हो और भी अलग अलग भाषाओं की जो लिपि है, ज़्यादातर लिपि किससे ली गई है? ब्राह्मी लिपि से ली गई है। तो जो अशोक के अभिलेख थे वो ज़्यादातर प्राकृत भाषा या फिर ब्राह्मी लिपि में थे। अशोक का कलिंग युद्ध, इसके बारे में हम जानेंगे। कलिंग युद्ध, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, ये पुराना नाम है कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने युद्ध लड़ा था, उसमें जो लोग मारे गए, खून खराबा हुआ, बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं युद्ध में, इसलिए उसे अशोक को युद्ध से नफरत हो गई थी, घृणा हो गई थी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दी कि युद्ध, हमें आगे कभी युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध से बहुत नुकसान होता है, लोग मारे जाते हैं। इन सब के बारे में उन्होंने अपने बच्चों को भी बताया है। अशोक का धर्म क्या है? धर्म का मतलब है धर्म। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता है कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार यानी अच्छे संस्कार देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। ये मूर्ति के बारे में बताया है भाई, एक बार देख लो। ये मूर्ति, इस मूर्ति को कहाँ पर था? संसद में, शायद मैंने कहीं पर पढ़ा था, यहीं पर है शायद। इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है इस मूर्ति को। और ये मूर्ति है उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा रामपुरवा कौन से गांव में मिली है? ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन गांव के नाम, राजधानियाँ वगैरह, ये आप नोट करते हुए चला करो, जिससे आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। एक नज़र आप बाद में जब लेसन ख़त्म हो जाए तो आप मोटी मोटी एक बार अपने नज़र डाल लें कि क्या क्या हमने नोट किया है। ये इसे राष्ट्रपति भवन में इसे रखा गया है।
अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा नहीं होती थी, कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे, और वे बुद्ध के उपदेश से भी प्रेरित थे। ऐसी कई समस्या थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी, और उनके साम्राज्य से अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, और इससे कई बार टकराव भी पैदा हो गया था। उनके जो साम्राज्य था उसमें विविधता थी, यानी लोगों में अलग अलग प्रकार के धर्म वाले लोग रहते थे। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों नौकरों को साथ क्रूर यानी बुरा व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, यानी उनका धर्म है। इसलिए उन्हें महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह पर धर्म की शिक्षा देते थे। उन्होंने ये सब महसूस किया कि उन्हें धम्म महामात की जो है उन्हें अपने धर्म के बारे में प्रचार करना चाहिए, और धम्म महामात नाम के अधिकारियों की भी नियुक्ति की, जो अलग अलग जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर और शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। उन्होंने जो अपने संदेश थे वो कई शिलाओं और स्तंभों पर जो है खुदवा दिए थे। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया था कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते। जो पढ़ सकते थे वो तो स्तंभ को देखकर खुद भी पढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने आदेश दिया था कि जो लोग नहीं पढ़ सकते उनको यह संदेश पढ़कर सुनाया जाए। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में जो दूत भी भेजे थे। अपने पुत्र महेंद्र, ये जो है पुत्र और पुत्री के नाम यहाँ पर अशोक के दिए गए हैं। पुत्र क्या नाम है महेंद्र, और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका में भेजा था। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह भी बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई थी। उन्होंने एक कलिंग का युद्ध किया था, और उसी से उन्हें यह महसूस हुआ कि युद्ध में बेगुनाह और लोग जानवर सब मारे जाते हैं, और उन्हें उसके पश्चात युद्ध से घृणा हो गई थी, और उन्होंने अलग अलग जगह पर अपने दूत भेजे। धम्म महामात की जो है वो धम्म महामात नाम के जो है अधिकारियों की नियुक्ति की, जो अलग अलग जगह पर जाकर धर्म का वो कर सकते थे, प्रचार प्रसार कर सकते थे। और जो है खुद ने अपने जो संदेश थे शांति के या फिर लड़ाई झगड़े से दूर प्रेम के, उन्होंने जो है स्तंभ के ऊपर, अभिलेखों के ऊपर खुदवा दिए थे, जिससे वो अपनी जो है क्या नाम वो धर्म का प्रसार कर सके। और उन्होंने अपने पुत्र पुत्री, यानी उसके पुत्र का नाम था महेंद्र, और पुत्री का क्या नाम था संघमित्रा। हाँ, संघमित्रा नाम था पुत्री का। उन्होंने इसी कार्य के लिए पुत्री और पुत्र को श्रीलंका में भेजा था। उन्होंने कई अच्छे कार्य किए थे। आगे देखिए, ये देखिए ब्राह्मी लिपि अपनी जो है देवनागरी लिपि में हिंदी का ए, ये आरंभिक ब्राह्मी लिपि है। इसमें ए इस तरह से लिखा गया है, और ये बांग्ला, ये मलयालम और ये तमिल। मुझे तो सिर्फ ये वाली समझ में आ रही है, अपनी वाली, ये देखो इसके अलावा ये सब समझ में आ रही है, ये पता नहीं क्या क्या लिख रखे हैं। ये इतना ही था भाई। साम्राज्य, राजधानी, उपयोगी शब्द हमने जो इस लेसन में पढ़े हैं। साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत, धम्म का मतलब है धर्म। और भाई मैं हरियाणा से हूँ, इसलिए मेरी थोड़ी सी आवाज़ हिंदी में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जो हमारा टाइम था उसमें स्कूलों में हिंदी बुलवाई नहीं जाती थी। आजकल तो कहाँ बच्चों को हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, शुद्ध भाषा हिंदी में बात करो, तो आदत हो जाती है बच्चों को। मेरा बेटा भी ऐसे ही बोलता है हिंदी में, उसके साथ अभी बोलने लगे हैं थोड़ी थोड़ी, नहीं तो सीधी हरियाणवी बोलते हैं। और भाई, हाँ भाई क्या हाल है, क्या कर रहा है तू, चल आज आप ही साथ का लेसन कराएंगे। ठीक है भाई, मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे सपोर्ट करना। मैं आपके लिए ऐसे ही फन के साथ साथ एनसीईआरटी की पूरी बुक्स कंप्लीट कराऊंगी। हम धीरे धीरे करेंगे। वैसे तो सीटेट वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इतना टाइम नहीं है, फिर भी मैं टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, और मेरी भी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाएगी आगे के एग्ज़ाम के लिए। आगे जो है सुपर टैट वगैरह निकलेंगे उनके लिए, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करना। थैंक यू, बाय बाय।